तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है नए उद्यम प्रबंधन में वैधानिक आवश्यकताएं। हम उद्यमिता पढ़ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। उद्यमिता में आप सबको पता है कि उद्यमी क्या करता है, नए विचार के साथ अपनी नई उद्यमिता को प्रारंभ करता है, जिसे हम लोग नया व्यापार कह सकते हैं, स्टार्टअप कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, ठीक। इसमें क्या क्या वैधानिक आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं, है ना, जब भी कोई नया कार्य करते हैं तो कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें फुलफिल करना पड़ता है, चाहे वह वैधानिक चीज़ें हों, ठीक, चाहे वो सामाजिक चीज़ें हों, राजनीतिक चीज़ें हों, क्योंकि जब आप किसी भी अर्थव्यवस्था में काम करते हैं उस अर्थव्यवस्था की अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं, उन शर्तों पे आपको उतरना पड़ेगा, तभी आप किसी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी कार्य कहीं पर भी स्टार्ट करना, चाहे नया हो, ठीक है ना, आसान होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी प्रकार से जब हम नई उद्यमिता स्थापित करते हैं, जैसे हम भारत में आते हैं, तो भारत के जितने नियम कानून हैं उन दायरों पे ही आप अपना व्यापार आरंभ कर सकते हैं, ठीक। आपको पंजीयन करवाना पड़ेगा, अगर पंजीयन करने योग्य कोई काम करवा रहे हैं, अगर कोई आप बड़ी कंपनी खोल रहे हैं उसके लिए आपको अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। फिर आप क्या मजदूरी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, आपने न्यूनतम मजदूरी समर्थन मूल्य का नाम सुना होगा ना, कि अगर कोई व्यक्ति है उसको न्यूनतम से न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए, ठीक। अलग अलग प्रारूप आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग रेट भी देखने को मिलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार मिलजुल के एक नया रेट निर्धारित करती हैं, एक व्यक्ति को कितना पैसा देना चाहिए। इसी प्रकार से आप कारखाना अधिनियम के बारे में पढ़ते होंगे, कॉपीराइट सुनते होंगे, पेटेंट सुनते होंगे, ठीक। ये सारी चीजें होती हैं जो किसी व्यापार को आरंभ करने से पहले इन वैधानिक प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ता है। क्योंकि आप सबको पता है, जब हम एक रिजर्वेशन भी करते हैं आजकल IRCTC में, तो आपकी ID बनती है कि नहीं बनती है, ठीक। और वो ID बनाना भी सामान्य काम नहीं है, आसान है क्या? हाँ, भारत में फिर रिजर्वेशन लेना तत्काल में, ठीक, और खतरनाक चीज है। तो ये पॉइंट उसी तरह से है कि जब भी आप कोई नया व्यापार करने जाते हैं, खासकर जब भारत में LPG नहीं था, ठीक है, उसके पहले तो और ज्यादा समस्याएं थी, क्योंकि कोई भी व्यापार जब आप करना चाहते थे, तो जब हम लोग पहली औद्योगिक नीति हमारे भारत की आई थी कब, 1948 में, ठीक। हम सबको पता है कि सारे आधे जो बड़े काम थे वो किसके हाथ में थे, सरकार के हाथ में थे। फिर सरकार ने धीरे धीरे करके पब्लिक सेक्टर को देना शुरू किया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू किया, फिर हमने लिबरलाइजेशन की तरफ चले गए। तो आप लोग LPG के बारे में पढ़ते होंगे कि किस तरह से हम उदारीकरण में गए, निजीकरण में गए, और दुनिया को हमने वैश्वीकरण करने का प्रयास किया कि भारत में भी ये चीजें लागू होनी चाहिए। तो वही सारी चीजें हैं जिन्हें हम लोग वैधानिक आवश्यकता में देखेंगे, ठीक। तो यही परिभाषा भी आपकी यही बात कर रही है कि जब भी आप कोई स्थापना करते हैं, उसको पंजीयन कराने से भूमि है, भवन है, विकास है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क आदि को खरीदने बेचने, ठीक है, किसी प्रकार का आप व्यापार स्थापित करने के लिए कर्ज लेना जाना, क्योंकि बिना लोन के भैया व्यापार आप नहीं चला सकते हैं। जितने व्यापारी होंगे सबके पास किसी न किसी प्रकार का लोन चल ही रहा होगा, है कि नहीं। उनके अधीन अनुबंधों का निष्पादन मतलब परफॉर्म करने के लिए सभी चरणों में अनेक वैधानिक अधिनियम हैं जिनका पालन हमें करना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके इन अधिनियमों को देखते हैं। तो सबसे पहला है स्वामित्व प्रारूप संबंधी अधिनियम। आप सबको पता है कि हम चाहे जैसी फर्म, एकांकी फर्म खोलेंगे अगर, तो अगर मैं खुद का स्वामी हूं तो मुझे भी सरकार को बताना पड़ेगा भैया कि इस संस्था का मालिक कौन है। आ रही बात समझ में, ठीक। आप कोई भी दुकान खोलने जा रहे हो, कोई भी संस्थान खोलने जा रहे होंगे, आप देखेंगे एक गुमास्ता बना रहता है। ध्यान दिया कभी आपने? यहाँ पर किसी किराने की दुकान में जाइए आप, ठीक है, नाई की दुकान में जाइए, कहीं पर भी आप जाएंगे एक गुमास्ता मिलेगा आपको, ठीक। वो क्या है? वो पंजीकृत है, रजिस्ट्रेशन बता रहा है कि भैया हमने फला तारीख को, ठीक है, हमने अपना कार्य आरंभ किया है और सरकार ने उसको अनुमति दे रखा है। उसमें व्यक्ति का नाम भी लिखा होगा, उम्र भी लिखी होगी, उसका ID वाईडी जो भी होगा वो भी मेंशन साथ में रहता है। कभी भी आप किसी भी दुकान में जाइएगा आपको वो चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। और नहीं मिल रही है तो भैया आप केस कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये सच्चाई है कि कुछ भी खोलोगे ना तो होना ही होना है, ठीक। तो चलिए स्वामित्व प्रारूप संबंधी अधिनियम क्या कहता है। ये 1932, आप सबको पता है ये कब का है, आजादी के पहले का है, ठीक है।
साझेदारी प्रारूप में उपक्रम की स्थापना हेतु, जब आप किसी फर्म को किसमें करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। पार्टनरशिप कब होती है, दो या दो से अधिक लोग जहां पर होंगे, ठीक है। फिर अगला है सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम। सीमित दायित्व का मतलब क्या होता है, लिमिटेड, जब आप एडिशन के साथ काम करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक साझेदार, दो साझेदार, तीन साझेदार, चार साझेदार, पांच, हजारों साझेदार आप बना सकते हैं, लेकिन इन सब में इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी बटी होती हैं, लिमिटेड भी और अनलिमिटेड। तो यहां पर बात चल रही है दायित्व साझेदारी अधिनियम, ये कब का है 2008। समझौते पर आधारित साझेदारी का नया रूप देने पर, लचीलापन प्रदान करने हेतु। इससे क्या होता है बेनिफिट, कि हर एक पार्टनर को ये पता होता है कि भैया कितना अंश हमारे हिस्से में है, कितना अंश सामने वाले के हिस्से में है, ठीक। इससे किसी प्रकार का झगड़ा वगड़ा आगे चल के नहीं होता है, क्योंकि हमने मौखिक अगर समझौता कर लिया कि चल भाई साहब 50-50% करेंगे, लेकिन कल को जब फायदा ज्यादा आने लगता है तो सबका दिमाग चलता है भाई साहब, एक पैसा बढ़ता हुआ जीरो सबको थोड़ा सा लाल देखो टपका ही देता है ना। आज 10 रुपए पा रहे हैं, चलेगा 5-5 ले ले भाई, 10 का 100 होगा तभी चला लोगे, ठीक है भाई। फिर 100 का जब 1000 में बदलेगा थोड़ा ठीक है, फिर 1000 से सीधे 10,000 हुआ तो चलो वहां तक मन नहीं हिलेगा, लेकिन 10,000 से सीधे जैसे आप कहां पहुंचे, 1 लाख पे पहुंचे, फिर आपका मन डगमग डगमग थोड़ा सा डोलेगा। फिर 1 लाख से एक जीरो और बढ़ा लो, 10 लाख में गया, फिर आपके दिमाग में आएगा यार 24 घंटे मेहनत तो मैं कर रहा हूं, ये थोड़ा कम कर रहा है ना। फिर आपके घर वाले थोड़ा सा आपका कान भरना शुरू करेंगे, आपके आसपास जो क्लोज लोग होंगे वो भी बताएंगे कि यार तुम ज्यादा अच्छा कर रहे हो, वो कम कर रहा है। फिर आप देखिएगा सीधे सीधे धीरे धीरे दरार। इसीलिए भैया कागजी कार्यवाही कर लो, क्योंकि 100 कथनी और एक क्या लिखनी, लेखनी जो है ना अच्छा काम करती है। तो कंपनी अधिनियम बाद में आता है हमारे यहाँ पर 1956, ठीक है। जिन लोगों ने, कॉमर्स का विद्यार्थी है कोई यहाँ पे, नहीं है? हाँ, तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जो कॉमर्स वाला होगा उसने पढ़ा होगा, ठीक। तो कंपनी अधिनियम 1956, मैं कॉमर्स वाला हूं, मैंने पढ़ा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंपनी एक्ट पढ़ना पड़ता है, जितने लोग सीए सीएस करते हैं हमारे देश में, ठीक है। इसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ती है। तो 1956 व्यवसायिक स्वामित्व के कंपनी प्रारूप की स्थापना हेतु, ठीक है, यह बताता है कि जब कोई कंपनी बनती है, ठीक है ना, उस कंपनी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आपका एक पूरा का पूरा मेमोरेंडम बनता है, ठीक है। साझेदार का नाम, पता, दायित्व, तो फिर उसमें सारी चीजें एक डिटेल वाइज डिटेल्स आती हैं, ठीक है, जो सरकार आपसे अधिनियम के तहत पंजीकृत करवाती है। क्योंकि कल को तुम भाग गए तो पैसा किसका है, जनता का, कौन भरेगा, हैं? तुम तो बन गए भैया माल्या, ठीक है, उड़ लिए यहां से भारत का पैसा लेके, ठीक। तो मोदी जी थोड़ी ना भरेंगे। भारतीय सहकारी अधिनियम 1912 समानता के आधार पर परस्पर आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए है। 1912 आप नहीं भी याद करोगे लेकिन चलेगा, 1956 को जरूर दिमाग में रखिएगा। फिर है कारखाना अधिनियम 1948, इसके बारे में भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रकार की फैक्ट्री हमारे देश में खोलने जाते हैं, चाहे आप लकड़ी का कारखाना खोलने जा रहे हो, ठीक है, या विस्फोटक सामग्री का कारखाना खोलने जा रहे हो, जैसे आप सबने भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सुना होगा ना, ठीक। हरदा फैक्ट्री वाला जो पिछले साल कांड हुआ था, वह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। इनकी स्वीकृति के लिए, इनकी लाइसेंसिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन हेतु, ठीक है, और साथ में कौन कौन श्रमिक किस प्रकार से किस कंडीशन में कर सकता है काम, ये सारी चीजें इस एक्ट में मेंशन होती हैं। जैसा कि आप देखेंगे ना, 14 साल के नीचे का बच्चा, 18 साल के नीचे का बच्चा, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि अलग अलग फैक्ट्रीज के अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है, कि कहीं पे आपको शारीरिक ज्यादा दक्षता की आवश्यकता पड़ती है, कहीं पर आपको शारीरिक और मानसिक दोनों स्किल्ड की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से ये कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट काम करता है। और कब का है ये? 1948 का है, ठीक। आप सबने, जैसे मान लीजिए पीथमपुर है, पीथमपुर में कितने सारे फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, ठीक है। आप कहां से हैं? खरगोन से हैं। खरगोन में आप देखें कपड़ों के बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं कि नहीं है, ठीक। आप मगरखेड़ी वगैरह में देख लो, बिरला सेंचुरी प्लांट्स जो हुआ करता था पहले, अभी भी है कि नहीं है, बिक गया है शायद वो, ठीक है ना।
तो ये सब किसके तहत पंजीकृत हैं? इन्हीं के तहत, कि कौन आएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। फिर अगला है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया आप तो फैक्ट्री भी खोल लेते हो, काम भी शुरू कर देते हो, मजदूरों को भी रख लेते हो, लेकिन मजदूरी देने में आनाकानी हमारे देश में होती भाई साहब, है कि नहीं? ऑटो वाले का किराया हम पूरा नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। बस में हम, अब तो चलो बस का कल्चर उतना ज्यादा नहीं है, पहले लोग बस से ज्यादा आते जाते थे, ठीक है। तो कोशिश यही करते थे कि कलेक्टर फोन लगा दे और मेरा पैसा किराया क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सोच लो मजदूरी देने में क्या आनाकानी होगी, ठीक। तो उद्योगों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। एक पुरानी फिल्में उठा के देख लो, अगले आए दिन अनिल कपूर खड़ा रहता था, ठीक है, मेरी मांगे भरो, ठीक है, पूरी करो। आई बात समझ में? किसके लिए? न्यूनतम मजदूरी के लिए, दिवाली होली के बोनस के लिए, ठीक। तो ये एक्ट क्या करते हैं? आपको अधिकार देते हैं। और कार्ल मार्क्स भाई साहब क्या कह के गए थे कि दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ। अरे तुम लोग मजदूर बनने की तैयारी कर रहे हो, बहुत ये मत सोचो, ठीक है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? हैं? आगे चल के क्या बनना है? नौकर ही बनना है कि नहीं? कैसा नौकर है वो? बस थोड़ा सा एक शब्द आ जाता है आगे, है ना? कौन सी नौकरी है? ठीक है, सरकारी और बासी तरकारी। ध्यान से। फिर अगला है श्रम संघ अधिनियम 1926। ये श्रमिकों सेवा योजकों के बीच संबंधों को विनिमय करने हेतु, एक्सचेंज करने हेतु, ठीक है। फिर अगला है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। आप सबको पता है एक इंडस्ट्री वाला दूसरी इंडस्ट्री वाले से भी लड़ाई करता है। मजदूर तो लड़ते ही हैं, मजदूर ठेकेदार लड़ते हैं, लेकिन ये भी लड़ते हैं। अंबानी जी अडानी जी से लड़ रहे हैं, अडानी जी अंबानी जी से लड़ रहे हैं, भले शादी में बुलाया लड़के की, लेकिन लड़ाई है, कंपटीशन बरकरार है। क्योंकि टाटा को लगता है कि हम आगे निकल जाएं, बिरला को लगता है हम निकल जाएं, है कि नहीं? रिलायंस को लगता है हम आगे बढ़ जाएं। तो भैया इन सबके अपने हित होते हैं, इन सबके अपने ट्रेडमार्क्स होते हैं, इन सबका ट्रेड सीक्रेट होता है, कॉपीराइट्स होते हैं, पेटेंट होते हैं, इनके बीच में भी इनकी लड़ाइयां होती हैं। और सब कोई चाहता यही है कि ना कि दुकान खोली है तो चलनी चाहिए, अधिक से अधिक फायदा कमाना है। तो इसके लिए इसी का भी सॉल्यूशन हमने निकाला है सरकार ने कि भैया लड़ो नहीं, ये है, आ जाओ, ठीक। फिर अगला क्या है? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 बीमित कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार के लाभ और सुविधाएं प्रदान करता है। क्योंकि एक बात बताऊं मैं, अगर ये चीजें ना होना तो कोई भी फैक्ट्री का मालिक अपने कर्मचारियों को सेवा सुविधा ना देना चाहे। आपको लगता है देना चाहेगा? कभी नहीं देना चाहेगा वो, ठीक है। ये केवल जो पूंजी वाले देश हैं वही देना चाहते हैं, लेकिन भारत में ये संभव जल्दी नहीं होता है। आप कोशिश करते हो जितना बचा सकते हो यहीं से बचा लो, ठीक। तो ये भी पॉइंट है कि आपकी बीमित राशि, कितना बीमा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी सरकार ने नया कानून, मतलब एक कानून बना रखा है। कब का है? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। इसके कार्यालय भी आपको हर जिले में देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इंदौर में भी मिलेगा, खरगोन में भी मिलेगा, खंडवा में, हर जगह मिलेगा आपको, ठीक। फिर अगला क्या है? मजदूरी वृत्ति भुगतान अधिनियम 1936। मजदूरी की अवधि और भुगतान को समय से संबंधित। क्योंकि हमारे देश में एक समस्या भी है ना कि भैया टाइम 8 घंटे का, ओवर टाइम 14 घंटे का। क्योंकि कई बार होता है कि अगर समय निर्धारित नहीं होगा तो बंधुआ मजदूरी सुनिए ना, 24 घंटे, जब मन में आया कान दबाए चल, ठीक है। अब तो चलो ठीक है ट्रैक्टर है, लेकिन पहले किसान बैलगाड़ी रखता था, बैल रखता था, जाओ हल के साथ तुम भी लग जाओ, ठीक। तो ये भी साथ में ध्यान रखना है कि मजदूरी तो आप करोगे, लेकिन मजदूरी का समय भी, टाइम पीरियड भी, कि अगर दिन में काम कर रहे हो तो भैया 8 घंटे, और महीने के कितने दिन, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और आप सबको पता है संडे की छुट्टी कब से शुरू हुई थी? हाँ, ये कारखाना अधिनियम जो पढ़ा है ना, कब हुई है? 42? नहीं, कब हुई है? किसने दिया सबसे पहले?
किसने दिया है? ये संडे एंजॉय करने के लिए नहीं मिला था, मजदूरों को आराम करने के लिए मिला था। आई बात समझ में? जैसे हम ही संडे को क्या करते हैं? आराम नहीं करते हैं, कपड़े धुलते हैं बैठ के ठीक है, कोशिश करते हैं सूख जाएं उसी रोज, पर ऊपर देख ही रहे हो भगवान को, भले बारिश हो चाहे ना हो, लेकिन वो आपका काम तमाम करने के लिए कर देता है इतनी, ले भाई। ठीक है, सब यही करते होंगे। आप लोग क्या करते हैं संडे को? हैं? तो ये ध्यान रखना है, समय अवधि भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर अगला है आपके सामने प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संबंधी अधिनियम। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे? मानव संसाधन की बात कर रहे थे, कंपनी से संबंधित बात कर रहे थे। भैया आप तो पर्यावरण भी है ना, इसको भी प्राथमिकता में रखना है। जितना आप दोहन कर चुके हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, आप सबको पता है जब भी आप किसी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं तो प्रदूषण फैलाते हैं, है कि नहीं? जैसे चमड़ा उद्योग लगता है, आज देखो यमुना के क्या हाल हैं, पढ़ते होंगे बार बार आप, गंगा के क्या हाल हैं। कभी गए हो बनारस? गए हो? ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं गए? देखे हो कितना अच्छा पानी है? हाँ, बहुत गंदा रहता है। प्रयागराज गए हो कभी? नहीं गए हो। नर्मदा देखा है ना, नर्मदा उतनी गंदी नहीं है, साफ है। क्यों? क्योंकि नर्मदा के साथ प्लस पॉइंट ये हुआ कि किसी बड़े शहर के आसपास से नहीं जाती। जबलपुर वगैरह छोड़ दो आप, लेकिन बड़े शहर के आसपास से नर्मदा नहीं है, इसलिए नर्मदा दूषित होने से थोड़ा बच गई, वरना उसके भी हाल बेहाल ही होने थे। लेकिन यमुना है, गंगा है, ये सब आप देखो कि बड़े बड़े शहरों के आसपास से गुजरती हैं, जिसके कारण इनका पानी कैसा हो गया है। ठीक है, अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो गंगा का पानी केवल आपको हरिद्वार के ऊपर ही साफ मिलता है, नीचे तो भैया सब काम तमाम हो चुका है। ठीक है, तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण नियम 1974 बनाया गया है। ठीक, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 बनाया गया है, क्योंकि फैक्ट्री से धुआं भी निकलता है। ये धुआं किसको प्रदूषित करता है? वायु को, ओजोन को। तो सरकार ने ये भी कह रखा है, आप सबको पता है, कंपनसेशन भी है, कार्बन डेटिंग की भी प्रॉब्लम आती, समस्याएं आती हैं। ठीक है, आजकल कार्बन टैक्स भी लगने लगा है, ठीक है, इन कंपनियों के ऊपर, और आज कार्बन ट्रेडिंग भी वर्तमान में होने लगी है। आपको पता होना चाहिए, एक विकसित देश दूसरे देशों से क्या करता है? कार्बन भी ट्रेड करता है कि भैया आपके पास अच्छा, ठीक है, वातावरण है, हमें दे दो और इसके बदले में क्या करो? पैसे ले लो। ठीक है, अब आप सोचो कि आपके खेत में पैसा, पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, लेकिन सरकार बेच लेती है, आपको पैसा नहीं मिलता चवन्नी। अगर मान लो भारत में कार्बन ट्रेडिंग हो, भारत सरकार बेच रही हो, तो क्या किसान को पैसा मिल रहा है? उसका नहीं मिल रहा ना। ठीक, आप फसल भी उगाते हैं, पेड़ पौधे भी लगाते हैं, छोटे मोटे पौधे तो होंगे घर में कि नहीं होंगे, तो कहाँ जा रहा है उसका पैसा? पता करना। ठीक है, बहुत बड़ा फायदे का व्यापार है वो भी। ठीक, अगला है दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम। सभी राज्यों में अलग अलग नई दुकान अथवा नए वाणिज्यिक संस्थाओं को स्थापित करने हेतु राज्य में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे हमने मध्य प्रदेश में क्या बताया? गुमास्ता बनता है। क्या बनता है? गुमास्ता बनता है, जिसमें पंजीकृत संस्था का नाम, जो ऑनर होगा या फिर जितने पार्टनर होंगे उसमें, उन सब का नाम वहां पर मेंशन रहता है। अब जब कभी भी आप जाना, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे करके पेपर लगा होगा वहां पर, ठीक है, उसकी फोटो भी साथ में लगी होगी, सिग्नेचर भी होगा, और ठीक है, और जो यहाँ का सम अधिकारी, निरीक्षक, पंजीकृत जो भी होगा, उसका भी सिग्नेचर साथ में होता है। ठीक है, 2-2,500 खर्चा आता है बनवाने में, लेकिन सबको ये करवाना पड़ता है। जैसे आप इस संस्थान में भी होंगे तो यहाँ का भी होगा। जितने भी संस्थान खुलते हैं सबको आपको अलग अलग स्तर पर करवाना पड़ता है। ठीक है, फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसका आपने नाम कोविड के समय में भी सुना होगा, याद है? ये एक कुछ ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि आप सबको पता है ये इनिशियल गुड्स एक्ट है कि आपको आवश्यक वस्तु भी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, नवीन इकाई द्वारा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि आप सबको पता है कि दवाइयां हैं, डेली यूजेस की जो चीजें हैं, ठीक है,
टेक्निकल चीजें, किसी भी प्रकार की चीजें हो, उनका भी प्रोडक्शन होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक, करना पड़ेगा, याद रखना है। फिर अगला क्या है, कर अधिनियम। जैसे आप सोचो ना कि मास्क का समय आया था, कि मास्क, और आप पता होना चाहिए जब हम लॉकडाउन लगवाए थे हमारे देश में, प्रदेश में भैया लाख भर मास्क नहीं थे, ठीक है, ठीक, सबने तौलिया फाड़ फाड़ के लगा लिया अपने मुंहों में, ठीक। तो ये फिर कंपलसरी किया गया, जितने कपड़े के कारखाने इंदौर में, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है, सब किस में लग गए, मास्क बनाने में। और भैया करोड़ों रुपए कमाए मास्क बना बना के, तो आप सबने खरीदा होगा, और रेट लगाओगे तो बदला कि 1000 रुपए तो आपने मास्क में खर्च कर ही दिए होंगे, हैं? किए कि नहीं किए? परिवार का मिला के, परिवार का मिला के, अकेले कोई नहीं कर सकता है, लेकिन परिवार को मिला के आप कर सकते हैं। 50 रुपए का मास्क 6 महीने चल जाता था यार। लेकिन अगर आप डेली यूज करते थे, रोज बाहर जाना है, तब आपका फिर जल्दी खराब होता था, ठीक है ना, पर जरूरी है। फिर अगला है कर अधिनियम, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम। कब से आया भैया ये? 2017 से। क्या कहते हैं आप लोग? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। इसके भी अलग अलग दायरे बनाए गए हैं कि भैया 20 लाख का टर्नओवर है, 20 लाख के नीचे वाले हो तो चलेगा, 20 लाख के ऊपर वाले हो तो भैया आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। व्यापार के लिए आम इंसान है तो 5 लाख के ऊपर होगा तब आ जाता है। फिर अलग अलग रजिस्ट्रेशन हमारे देश में होते हैं। अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र भी मिलता है, स्थायी रजिस्ट्रेशन भी मिलता है, और साथ में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका भी आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर कोई आपसे फेंकता है भैया हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है, आप बड़ी दुकानों में जाइएगा ना, इंपोर्टेड चश्मे मात्र 25 रुपए में, कभी राजवाड़ा तरफ आप जाना है, मिलता है कि नहीं मिलता है? सोचो 25 रुपए का कैसे मिल सकता है यार, बताओ। वो पक्का फिर एबी बास ही होगा, ठीक है। क्या होगा? और पता चला कि पीछे से ही बना के लेके आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो यही बताएगा कि भैया कैसा है ना। फिर है व्यवसायिक संगठनों के विभिन्न स्वरूप के चयन में अलग अलग अधिनियमों का हमें पालन भी करना पड़ता है। आप सबको पता है कि हमारे देश में व्यापार करने के लिए अलग अलग इकाइयां होती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है एकांकी स्वामित्व वाला। एकांकी स्वामित्व का सीधा सा मतलब है, एकांकी का मतलब क्या होता है? स्वामित्व का मतलब ऑनरशिप, ठीक। तो कितने व्यक्ति ऑनर है यहाँ पर? एक व्यक्ति, यानी एक ही व्यक्ति जब अपनी उद्यमिता को, व्यापार को, संस्था को स्थापित कर रहा है, उसे संचालित कर रहा है, तो कौन सा स्वामित्व कहलाता है? वो एकांकी स्वामित्व कहला जाता है, ठीक है। यदि संगठन का प्रारूप एकांकी स्वामित्व है तो इस दशा में कोई कानूनी प्रावधान लागू नहीं होता है, क्योंकि साझेदार तो है ही नहीं। क्या करना है कानूनी प्रावधान से? हम ही मालिक हैं और हम ही साझेदार हैं, ठीक, हम ही पार्टनर हैं। पैसा कमाया 100 रुपए, फिर खुद ही को बांटते रहो, चल 10 रुपए तू इस जेब में जा, 10 रुपए इस जेब में जा, 80 रुपए पीछे वाले जेब में जा, है कि नहीं? फिर तुम जहां रखना चाहो रख सकते हो, क्योंकि अगर विवाह नहीं हुआ है तो अगर विवाह हुआ है तो एक अदृश्य साझेदार है जो आपके साथ चलता है और शाम को पक्का पूछेगा भैया कहां है, कहां से लेके आए हो, ठीक। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अगला है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 1932। ये कहता है कि जब आप किसी प्रकार की पार्टनरशिप में काम करने जाते हैं, किसमें जाते हैं? पार्टनरशिप में, साझेदारी में काम करना जाना चाहते हैं, तो आपको ये सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, ठीक। आप सबको पता है कितने लोग होते हैं साझेदारी में? 2 या 2 से अधिक लोग। किसके लिए है भैया? लाभ कमाने के लिए है। हर कोई क्या चाहता है जीवन में? बताइए ना, लाभ ही चाहता है, ठीक। इसके लिए मिलकर व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय को क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है, ठीक है। भारतीय साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत नियंत्रित होती है, कंट्रोल्ड होती है, जिसमें साझेदारी फर्म का
पंजीकरण कराना क्या होता है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब फर्म का पंजीयन करवाया जाता है तो समानता यह अनुबंध लिखित होता है, रिटर्न होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ठीक है, जब भी कोई दाव पेच फंसता है कानूनी तो आपको कोर्ट में किसको लेके जाना पड़ता है, पार्टनरशिप डीड को लेके जाना पड़ता है। भाई भाई में भी लड़ाई हो जाती है, उनके बीच में भी पार्टनरशिप डीड बनती है। भैया पति पत्नी में लड़ाइयां हो जाती हैं। ठीक है, आपने अभी साल भर पहले न्यूज सुनी होगी ना, एक भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक, उसके पुत्र ने अपने पिता माता को घर से बाहर भगा दिया। गोदरेज है कि रेमंड है ना, ठीक, कि रेमंड है, रेमंड का है, ठीक है, किसका है, रेमंड का है। ठीक, पुत्र ने पिता को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। पहले क्या किया, अपने नाम सब कुछ, पिता को भी लगा ठीक है भैया रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, बच्चा संभालेगा। बच्चे को जैसे ही दिया, बच्चे ने भैया पिताजी हम संभल गए, अब आप जाइए। ठीक है, और बच्चे के अपने मतलब पोते पोती की बर्थडे पार्टी तक में एंट्री नहीं दी थी बंदे ने, और आज वो रेंट में रह रहे हैं। खुद का घर, खुद का महल, खुद का बंगला हटा दिया गया, और वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं वो लोग, किराए से, पति पत्नी। ठीक है, तो भैया विश्वास ज्यादा नहीं कर, ज्यादा पैसा होना भी समस्या है। ठीक है, अच्छा, ये क्योंकि सफलता आपके साथ ना दुश्मन भी लेके आती है। आपने जीवन में किसी से भी नहीं लड़ा होगा ना, तब भी आपके दुश्मन हजार आ जाएंगे। ये शोहरत की ना एक सबसे, आप एक प्रकार से कमजोरी कह सकते हैं। जैसे जैसे आप सक्सेस होते चाहेंगे ना, वैसे वैसे आपके दुश्मन भी पैदा होते चले जाते हैं, और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन है वो। अब यही विराट आ जाए, नोच खाएं उसको ना, नोच खाएं, बताओ ना क्यों, क्यों? सोचो खुद ना, शोहरत ऐसा करती है आपके साथ, लाखों दुश्मन भी साथ में लेके आती है। तो भैया हमारे देश में पार्टनरशिप डीड के साथ आपको चलना है। फिर पंजीकरण ना कराने के कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं, विवाद की स्थिति भी होगी, समाधान के लिए न्यायालय की सहायता, तो ये सब काम आपके आते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ये चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे प्रश्न अगर पूछ भी लेता है, भैया ना कराने के नुकसान तो बहुत सारे हैं, फायदे ही फायदे हैं अगर आप कराते हो रजिस्ट्रेशन किसी भी प्रकार का। क्योंकि अगर कोई पार्टनर आपके साथ चीट भी करना चाहता है ना, तो पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है तो चीट नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि हम भैया फंसेंगे। ठीक है, और जब फंसेंगे तो बात कहां जाएगी, न्यायालय में जाएगी। जब न्यायालय में जाएगी तो कोई भी हमारा सहयोग वहां पर करने वाला नहीं है। इसके बाद है सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008। इसमें क्या है, ये सीमित साझेदारी वाला है विकल्प, जो व्यवसायिक संगठन है जो सीमित दायित्व के लाभ उपलब्ध कराने के साथ इसके सदस्यों को पारस्परिक समझौते पर, म्यूचुअल, ठीक है, इंपैक्ट पर आधारित साझेदारी के रूप में आंतरिक संरचना को संगठित करने का लचीलापन भी प्रदान करता है। देखिए, कंपनियां कई प्रकार से स्थापित होती हैं, आप 50-50% पर भी, ठीक है, 40-60 पर भी, या कई पार्टनर होते हैं तो अलग अलग डीड बनती है उनकी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सबको पता है दुनिया का हम 100% लेके चलते हैं। कई बार आप देखेंगे तो एक व्यक्ति होगा जिसके पास 51% होगा, अब बाकी 49% में हजारों लोग जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे। जैसे आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, ठीक, तो आपका मालिकाना कितने प्रतिशत पे होगा, जितने का आपने पैसा लगाया, जितने का आपने शेयर खरीदा है, उतने में ही आपकी मेंबरशिप भी निर्धारित होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका शेयर बढ़ता जाता है, उस प्रकार से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके राइट्स भी कंपनी के अंदर और डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ती चली जाती है। इसमें अलग अलग मेंशंस होते हैं कि वोटिंग पावर मिलेगी, डिस्कशन पावर मिलेगी, परफॉर्मिंग पावर मिलेगी, क्योंकि ये कंपनी के अलग अलग हितों के आधार पर संदर्भित होता है, प्लस साथ में एक्सप्लेन भी किया जाता है। ठीक, ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। फिर अगला है, साझेदारी एक पृथक कानूनी इकाई होगी और अपनी संपत्तियों की सीमा तक उत्तरदायी होगा कि अगर आपने 100 रुपया लगाया है तो भैया कितने में ध्यान देना है, 100 में ध्यान देना है। 1000 लगाया है तो 1000 में, पड़ोसी के लिए नहीं कूदना आपको। ये होता है ना, कई बार ग्रुपिंग शुरू हो जाती है,
तो आपको कहां पर फोकस करना है, आप अपने आपकी जो शेयरिंग है, आपकी जितनी साझेदारी है, ठीक है, उसी में आपको मेंशन करके साथ में चलना है। साथ ही सभी साझेदारी का दायित्व भी सीमित दायित्व साझेदारी में उनके सहमत अनुपात तक ही सीमित होगी। इससे क्या होता है, ज्यादा लोग तेज भी नहीं चलते हैं, क्योंकि सबको पता है कि भैया हमने जितनी शक्कर डाली है उतना ही मीठा पीना है कि नहीं। अगर मान लो उसकी चाय ज्यादा अच्छी बनी है तो आपको लड़ना नहीं है कि भैया उसमें शक्कर अच्छी पड़ी है, भैया तुमने शक्कर ही कम डलवाई थी, ठीक है ना। तो चीनी किस में ज्यादा होगी, जिसने शक्कर, या मिठास किस में ज्यादा होगी, जिसने शक्कर अच्छा दाद दे दिया। तो ये भी आपको ध्यान में साथ में रखना है, ठीक। यही कानून अगर घरों में लागू हो तो सोचिए कैसा हो। लड़कों के हिस्से में कुछ भी ना आए, ठीक है, क्योंकि सारी मेहनत तो किसने किया है, माताओं ने, बहनों ने, ठीक है। हम लोग तो बस वो कटोरा लेके बैठ जाएं, कटोरा भी ना मिले तो चले हाथ फैला के 2 रोटी मिलेगी क्या, क्योंकि अपना तो कुछ है ही नहीं उसमें, है क्या, बताओ। अरे गधों, खेती करने नहीं जाते तुम लोग, बोलना गेहूं तो लेके मैं आया, अपना अधिकार भूल जाते हो पहले ही, ठीक। फिर अगला क्या है, कंपनी अधिनियम 1956, ठीक। आप सबको पता है कंपनी ना एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी जब परिभाषा आती है तो हम लोग यही बताते हैं, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जो उसका भी अपना एक जीवन है, ठीक है, उसी के आधार पर आप उस कंपनी को क्या करते हैं, चलाते हैं। पैसा देंगे तो पोषण कर रहे हैं, तभी तो कंपनी चलेगी ना, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, स्किल डाल रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस हो रहा है, इन सब चीज़ों में कंपनी एक व्यक्ति के रूप में, अब वहाँ पर चलने जो भी व्यक्ति होंगे, मालिक होंगे, मजदूर होंगे, पार्टनर्स होंगे, ये सब क्या करते हैं, ठीक, साथ में अपने शेयर को, रेशियो को बांटते हैं। तो इस अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनी से है या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम से बनी एक कंपनी से है, मतलब या तो नई कंपनी बना ली या तो फिर पुरानी कोई कंपनी चल रही थी उसको आपने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या क्या कंपनी में लक्षण है या विशेषताएं हैं, ध्यान रखना है। विधान द्वारा निर्मित कैसी व्यक्ति, भैया कृत्रिम व्यक्ति है। किसके द्वारा निर्मित है, विधान मतलब, ठीक है, जो भी आपका कानून है, लॉ है, उसके माध्यम से। तो कौन सा कानून है, कंपनी अधिनियम 1956, ठीक, एक कंपनी के रूप में। फिर अविच्छिन्न उत्तराधिकारी, परपेचुअल सक्सेशन होते हैं, मतलब अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब फिक्स रिस्पॉन्सिबल आपको देखने को यहाँ पर नहीं होंगे। पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी के पास, ठीक है, जिसमें आप अपने नियम कानून, साथ में सरकार की भी गतिविधियां, कंडीशंस, इनको भी इंक्लूड करके चलते हैं। लाभ के लिए ऐच्छिक संस्था है, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है किसी भी कंपनी का निर्माण आप किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए, 7, और सार्वजनिक कंपनी के लिए ध्यान रखना है, और न्यूनतम 2 व अधिकतम 200 किसके लिए भैया, निजी कंपनी के लिए, ठीक है। न्यूनतम 2 ही याद रखिएगा आप लोग, कितना होना चाहिए, न्यूनतम 2 किसके लिए, निजी पार्टनरशिप फर्म जब आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपनी फर्म स्थापित करना चाहता हूं, प्राइवेट पार्टनरशिप, तो कितने हो सकते हैं अपन, 2 हो सकते हैं। लेकिन जब आप सार्वजनिक कंपनी बनाने जाते हैं तो कितना होना चाहिए भाई साहब, 7 होना चाहिए, ठीक। इसके साथ साथ है कारखाना अधिनियम 1948, ठीक है। आप सबको पता है आजादी के बाद 1948 में पहली देश की औद्योगिक नीति भी आई थी। एक्चुअली में फैक्चुअल है, इसलिए मैं बार बार थोड़ा सा ज्यादा डीप में नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूं। 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति आती है, किसने प्रस्तुत किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। भारत के पहले कौन थे वो, उद्योग मंत्री ही होंगे ना, तभी तो लेके आए थे वो, ठीक है। देश के औद्योगिक विकास, श्रम शक्ति को विकसित करने, कल्याणकारी कार्यों की दृष्टि से कारखाना अधिनियम पारित किया गया, जो कब से लागू है हमारे देश में, 1 अप्रैल 1949 से लागू है, ठीक। इनमें क्या क्या प्रावधान है, सबसे पहले लाइसेंस संबंधी पंजीयन, कि जब भी कोई काम करने जा रहे हो भैया क्या लेना पड़ेगा आपको, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का उत्पादन करने जा रहे हो, कारखाना स्थापित करने जा रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है आपको भैया यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर साथ साथ में इनका निरीक्षण, कंट्रोलिंग, ठीक है, प्रमाणन, कि भैया किस प्रोडक्ट का, जैसे मान लो मैगी की फैक्ट्री खोल ली आपने देखोगे ना कितना विवाद हुआ था कि भैया मैगी में कांच है, लेड पाया जा रहा है, लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी।
ठीक, इसमें जो ब्रांड इंडोर्समेंट वाले हैं उनसे भी लोग, क्योंकि हमारी एक आदत है ना, हम सीधे सेलिब्रिटी को पकड़ते हैं। तुम ही तो ऐड कर रहे थे, कैसे? तो भैया सेलिब्रिटी ने लैब नहीं खोल रखा है घर में, खोल रखा है कि अगर बाबा रामदेव क्या ब्रांड, मान लीजिए ये भाई साहब एंडोर्स कर रहे हैं, कल को उसमें कुछ कूड़ा कड़कर निकल जाए तो इनका गला पकड़ लो कि तुम ही तो बेच रहे थे। उसकी गलती नहीं है, उसको तो पास तो प्रपोजल आए, पैसा कमाने के लिए तो करेगा ही। दिमाग किसको लगाना है? कस्टमर को ना, क्योंकि और सरकार को, कि लैब टेक्नीशियन ही काम करेगा ना कि भैया काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे संबंधित प्रावधान, कारखाना निरीक्षकों की नियुक्ति, कर्तव्य और अधिकार संबंधी प्रावधान इसमें बताए गए हैं। ठीक, किसको डायरेक्टर बनाओगे? अब पता चला तुम इंजीनियर की जगह किसी और व्यक्ति को रख रहे हो तो कैसे काम चलेगा? चल पाएगा? ठीक, प्रॉफिट क्या कमाओगे फिर स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान भी इसमें आएंगे। आपके यहाँ पर जो एग्जिट है, एंट्री है, अब तो वर्तमान में कोचिंग संस्थाओं में जब से सूरत वगैरह में आग लगी तब से ये चीजें हो गई हैं कि अगर बच्चे आपके यहाँ 1000 पढ़ रहे हैं तो भैया उनके लिए क्या व्यवस्था है कि नहीं? कि थोड़ा बहुत अगर आग लग गई, करंट आया तो क्या करोगे आप? ठीक, फिर सफाई, हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट, आप मैनेजमेंट में भी इसको पढ़ोगे अगले वाली यूनिट में भी, ठीक है? क्योंकि आज की डेट में इनका भी बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इससे बड़े बड़े प्रदूषण भी होते हैं, बीमारियां भी फैलती हैं और लोग राम को भी प्यारे हो जाते हैं। ठीक है, फिर हवा, प्रकाश, स्वच्छ पानी, शौचालय, इससे संबंधित भी आप किसी भी फैक्ट्री में जाइए, कल को डीसी बन के आपको क्या करना है? यही तो करना है ना, एसडीएम बन के जाया करोगे, किसी भी कंपनी को जाके फैक्ट्री को सील करके आ जाओगे। ठीक, फिर वो शाम से लेके सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक आपके पीछे पीछे घूमेगा कि महाराज क्या कर दिया आपने। ठीक, फिर श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान कि अगर कोई समस्या हो जाती है तो भैया मेडिकल सुविधा है वहां पर कि नहीं है, एम्बुलेंस है कि नहीं है, मेडिकल है कि नहीं है, हॉस्पिटल पास में है, दूर में है, क्या चीजें हैं, ये भी साथ में ध्यान रखना है। फिर श्रम कल्याण संबंधी प्रावधान कि भैया आराम कक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बैठने की सुविधा, शिशु गृह, अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो उनके अच्छे बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। फिर 500 इससे अधिक श्रमिक होने पर श्रम कल्याण अधिकारी भी होना चाहिए जो लेबर के वेलफेयर के बारे में काम करे। ठीक है, कि अगर किसी के बच्चे का बर्थडे आ रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शादी का बोनस देना है कि नहीं देना है। ठीक, आप सूरत के व्यापारियों का नाम सुनते होंगे ना कि दिवाली में इतना पैसा दिया अपने मजदूरों को, कार गिफ्ट कर दी, घर दे दिया, आते हैं ना अतरंगी आपके पास न्यूज आती है बीच बीच में। ठीक, तो ये सब क्या है, ये चीजें मोटिवेट करती हैं किसी भी व्यापारी को भी, तो ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर है यहां तक? छोटी छोटी बातें आपकी कर रहा है कारखाना अधिनियम। अब आप सोचो हमारे यहाँ पर क्रैशर्स खुल जाती है ना, कोई नियम कानून आपको देखने को मिलता है? धूल उड़ रही है तो उड़ने दो, डस्ट आपके, ठीक है, घर में घुसे चाहे आपके फेफड़े में, किसी से कोई मतलब नहीं है, होता है। लेकिन यहां पर जो एक जागरूक एम्प्लॉई होगा, ठीक है, एसडीएम होगा, कलेक्टर होगा, वो क्या करेगा? इन चीजों पे काम करेगा ना। आज पर्यावरण आप देख रहे हो ना, ग्लोबल कितना हार्म हो रहा है, और आप देख रहे हो बारिश नहीं हो रही है, गर्मी इस साल कितनी ज्यादा थी, है ना। ये जो मौसम अभी चल रहा है ना अपने जुलाई में, ये मौसम अपने को पहले सितंबर में देखने को मिलता था, एकदम चिलचिलाती हुई धूप, थोड़ी सी बारिश हुई, फिर ऐसा मौसम। ये सितंबर में, अब वर्तमान में दिखने को मिला जुलाई में। इंदौर में इससे ज्यादा बारिश होती है, अगर आप लोग नए नए हो तो, पुराने होंगे तो आपको पता होगा, जुलाई में भैया बिना रेनकोट के आ जाए, मजाल था क्लासरूम में। ठीक है, होता ही नहीं था ये, लेकिन पता नहीं भगवान भी रूठ गए इस साल। फिर दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, इसमें क्या है आप सबको पता है भैया, छोटी छोटी दुकान खोलनी है, बड़ी दुकान खोलनी है, स्टेट में खोलनी है, जिले में खोलनी है, आप अपने हिसाब से अपने काम कर सकते हैं। तो प्रत्येक राज्य सरकार ने एक दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम बना रखा है। मध्य प्रदेश में हो तो अलग रहेगा, कर्नाटक में हो अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, जिसमें नई दुकान, नए वाणिज्यिक संस्थान को अपने राज्य अधिनियम के अधीन पंजीयन करवाना है। जैसे मध्य प्रदेश में कौन सा अधिनियम चलता है? हाँ जी, मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 वाला काम करना है। ठीक है, जैसे मैं ही एक बार बताऊं आपसे, मैं एक बार नाई की दुकान में गया, ठीक, उसने मेरे बाल गलत काट दिए। ठीक है, मेरा दिमाग घूम गया, हमने कहा दिखा तो रजिस्ट्रेशन आज ही तेरे
उसने भाई साहब साल भर मेरे बाल ऐसे ही बनाए। ठीक है, पूरा सारा डिस्टर्ब ना हो, गलती हो गई। ठीक है, उसको मैंने, ठीक है, आजकल क्या आ गया है, ट्रिमर आ गया है, बड़ा आसान होता है काम। उसने बस लगाया और जोत दिया पूरा। हमने कहा भाई, हमने कब कहा था, ठीक है, ये सब करने के लिए, लेकिन होता है एडवांस बनने के चक्कर में वो कुछ भी कर देते हैं। ठीक, अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं मैं ही हूं। बॉलीवुड वाले जो काट रहे हैं दूसरों के बाल, वो वाला मैं ही हूं, वो ये जताना चाह रहा था, और उसने उड़ता तीर हमसे ठीक है ले लिया, और फिर हो गया। तो ये भी आपको ध्यान में रख, साथ में रख, मैं राइट्स भी आपके बता रहा हूं। अगर कल को कस्टमर हो ना, तो अवेयर रहा करो थोड़ा सा। ठीक है, आपको जल्दी मूर्ख, देखो कस्टमर को ना, जैसे आप गाड़ी फाइनेंस कराने जाते हो, अब देखो ना, उल जलूल आपसे पैसा मांगने लगता है वो, लेकिन आप थोड़ा सा 2 मिनट पेशेंस रख के बात करना शुरू करोगे ना, तो अपनी बातों में उलझ जाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि आपको पता है कि बेईमानी कहीं ना कहीं ये कर रहा है। और जब आप डिस्कस करना शुरू करेंगे तो फंसेगा। और आप देखिएगा, जो जागरूक लोग होते हैं ना, उनको जल्दी कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। बैंक आप जाइए, बैंक वाले आपको अरे नहीं ये कल नहीं परसों आना, परसों नहीं आप सरसों आना, ठीक है, ऐसे चीजें होती हैं। लेकिन जब आप राइट्स अपने जानते हैं करवा, जैसे मैं बताऊं, ये जब ये वाला आया था, डिमोनेटाइजेशन वाला आया था, विमुद्रीकरण वाला, मेरे पास फीस आई उस समय, बच्चे भी उस समय फीस बड़े प्यार से दे रहे थे। ठीक है, बिन मांगे भी दे रहे थे। कुछ महिलाएं, मतलब महिला बच्चे होते ना, महिलाएं अपने बच्चों को दो, सिक्के उक्के भी आ गए थे। हमने कहा दे दो, जिसको जो देना है पटक दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेके गया बैंक, एक महिला कर्मचारी थी, क्योंकि कैश में मोस्टली आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वही देखने को मिलती है। उनका मूड खराब हो गया, ये कैसे, मैं सिक्के गिने थोड़ी ना आई हूँ बैंक में, मैं नहीं ले सकती। हमने कहा तुम एक काम करो बेटा, लिख के दे दो, एक ये भारतीय मुद्रा रुपया है जिसे मैं स्वीकार नहीं करूंगी। अब उसकी हिम्मत कहां से लिख दे बेचारी, नौकरी उसी लिए पाई थी कि नोट गिनना है मुझे। हमने 4 घंटे गिनवाए उससे बैठ के। ठीक है, हमने कहा, उसने कहा नहीं, हमने कहा एक काम करो तुम मैनेजर के पास जाओ, या फिर मैं मैनेजर के पास जाता हूं, लिख के कोई व्यक्ति दे दे कि मैं, एक काम आपका होगा, बशर्ते थोड़ा सा आपको क्या रहना पड़ता है अवेयर। यही तो मेंस का एग्जाम आपको समझा रहा है ना। ठीक है, फिर अगला है औद्योगिक अधिनियम 1951। इस अधिनियम के प्रावधान ऐसी औद्योगिक इकाइयों पर लागू होते हैं जो सूचीबद्ध उद्योग के अंतर्गत किसी वस्तु का निर्माण करती हैं। आप सबको पता है हमारे देश में सीमेंट का करना है, तंबाकू का करना है, अल्कोहल का करना है, ठीक है, किसी रासायनिक पदार्थ का अगर आप, ठीक है, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बेचना खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको भैया ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये संवेदनशील चीजें हैं, इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इस अधिनियम में 31 भागों में विभाजित किया गया है। सभी प्रावधानों को विस्तार पूर्वक 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, आप चलो ठीक है, अब तो पंचवर्षीय योजना नहीं है इकोनॉमिक्स में, लेकिन जब होती थी ना, तो ये वहां भी आप पढ़ते थे। ठीक, और ये आपको 4th पेपर में भी डाल दिया है। तो पहला है प्रतिबंधात्मक प्रावधान। ठीक है, इसके अंतर्गत पंजीकरण, लाइसेंसिंग से संबंधित प्रावधान है, जिसमें जैसे मैंने बताया आपको कि अगर इस प्रकार के दुकानें आप खोलने जा रहे हैं, भैया ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाता है। फिर अगला है सुधारात्मक परफॉर्म प्रावधान। इसके अंतर्गत औद्योगिक उपक्रमों में आवश्यक सुधार, जैसे रुपया प्राइस है, आपूर्ति सप्लाई है, और साथ में विवरण पर नियंत्रण, क्योंकि ये चीजें है ना, विवरण दी रहती है। आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, धनिया पाउडर कितना मिला है, काली मिर्च कितनी लगी है, मैदा कितना है, आटा कितना, सारी चीजें लिखी रहती है ना जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लेने जाते हैं। पहले ये भी नहीं होता था, लाए और खाए, और पचा तो ठीक है, नहीं पचा तो कहां गए। ठीक, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर सृजनात्मक प्रभाव, क्रिएटिव प्रोविजंस। इसके अंतर्गत सृजनात्मक उपाय जैसे विकास समितियों का गठन करना है, टैक्स वाला है अधिकार, फिर उनको साथ में कर को वसूलना भी है, फिर सलाहकार समितियों का गठन करना है, उपभोक्ता है, उद्योग है, केंद्रीय सरकार के बीच आपसी सहयोग और विश्वास को बढ़ाने के लिए। ठीक, क्योंकि जब आप उद्योग स्थापित करते हैं तो व्यापारी को डरना भी नहीं चाहिए ना। अगर व्यापारी में डर का भाव होगा तो वो खुल के काम भी नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन भी नहीं करेगा। ये सारी चीजें करनी है साथ में। ठीक, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 2000। आपने फेरा फेमा का नाम सुना है कि नहीं सुना है। ठीक, ये वही चीजें हैं। इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, 49 धाराएं हैं।
ठीक है, इस अधिनियम का संपूर्ण भारत में लागू होता है। यह अधिनियम भारत की एजेंसियों पर लागू होगा जितनी भी हैं, निवासी सहित किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व नियंत्रण वाली भारत के बाहर सभी शाखाओं, कार्यालयों, एजेंसियों पर लागू होता है। एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि हम गलत काम भी कर सकते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से हवाला आपने नाम सुना होगा, ठीक, उसे रोकना है। और सरकार ये चाहती है कि भैया जो भी काम हो ना पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। ठीक, कि जो भी आप फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। कि भैया अगर डॉलर में, अगर आज डॉलर का रुपया कितना कन्वर्जन है, 80, 82, 84 कितना है? 82 रुपए है। ठीक, तो उस 82 का सर्टेन रकम हमारे यहां से आए और जाए। अगर वो कर के प्रावधान में है तो टैक्स होके जाए, अगर नहीं है तो भैया आप उसका रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रबंधन अधिनियम हमारे देश में लागू किया गया है। इसके पहले तक थोड़ा भंडारा भी चलता था, लेकिन इसके बाद अब आप देखते होंगे कि आप कोई कैश लेके जल्दी से नहीं जा सकता है हमारे देश से कहीं भी बाहर। ठीक है, राहत फतेह अली खान जैसे लोग पकड़ा जाते थे जब आते थे भारत में, याद है आपको? नहीं पता? ये 2014 तक हमारे देश में बढ़िया पाकिस्तानी वाले खूब आते थे, खूब गाते थे, खूब बजाते थे, खूब पैसा लेके जाते थे। ये गधे कैश भी उठा के ले जाते थे यहाँ से कि भैया क्या ना करना पड़े, टैक्स वैक्स नहीं जमा करना पड़ेगा, चुपके से यहाँ से निकल लेंगे, फिर जो भी होगा अपने हिसाब से वहाँ पर कन्वर्ट कराते रहेंगे। क्योंकि भारतीय रुपया वहाँ से बढ़िया मजबूत है, ठीक है ना, अपना एक उनका 4, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है हम उनसे। तो स्वाभाविक बात है कि आज भी क्यों चाहते हैं, पाकिस्तान बैकफुट में हमेशा क्यों रहता है भारत के साथ, आतंकवाद छोड़ के? बाकी बैकफुट में रहता है कि हमको काम दो। वो हमेशा देखा आप शांति का संदेश देते रहते हैं, हम तो काम करना चाहते हैं, हम तो आपके साथ खेलना चाहते हैं, हम आपके साथ गाना गाना चाहते हैं, मूवी करना चाहते हैं। उनको पता है कि भैया हमारे यहाँ से यहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है, तुम वहाँ 50 मूवी कर लो, यहाँ एक भी नहीं लगेगी तो आपका काम चल जाना है। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में पारदर्शिता लाने, फिर दुनिया भर में दुबई है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, आप हर जगह से पैसा आना जाना है। उसके लिए भारत सरकार ने क्या कहा कि जितने भी शेयरिंग मार्केट हैं या एजेंसीज हैं जो भी अपना लेन देन करती हैं उन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये पॉइंट याद रखिएगा कि आज भी भारत से पैसा आना और भारत से पैसा बाहर जाना एक सरकार ध्यान में रखती है। ठीक, और आपके अकाउंट्स के प्रोसीजर भी होते हैं कि पैसा आपके अकाउंट में विदेश से आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, उसकी भी पॉलिसी होती है, बैंक में आपको अलग से मेंशन करवाना पड़ता है कि भैया फॉरेन मनी हमारे पास आए। ठीक, जैसे मैं हूँ, अगर मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और गूगल से मेरा पैसा आ रहा है तो उसके लिए भी मुझे अकाउंट में जाके परमिशंस लेनी पड़ती है, तब जाके वो पैसा क्या होता है, हमारे पास आता है। याद रखिएगा। ठीक है, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 2000 वाले को भी देख लो। इसमें क्या है, आर्थिक उदारीकरण को प्रोत्साहन देकर कानून को सुदृढ़ बनाना है, विदेशी विनिमय को बेहतर प्रबंधन करना है। कि भैया क्योंकि होता क्या है ना कि अगर पता चले कि हमारा पैसा ज्यादा चला गया या वहां का ज्यादा आ गया और सरकार को पता ही नहीं है, तो बेरोजगारी बढ़ने, महंगाई बढ़ने और मंदी आने में समय देश में नहीं लगता है। क्योंकि आप खुद सोचो, जब नकली नोट आती है ना देश में, कितनी समस्या हो जाती है। क्योंकि एक बात बताओ ना, पैसा लोगों के पास आता है, लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट जाएंगे ना, मार्केट जाएंगे तो क्या करेंगे, खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति कम होगी, आपूर्ति कम होगी तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो महंगाई, उसी महंगाई को आप क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, तो सरकार ने कहा नहीं भैया, पता चलना चाहिए ना कितना रुपया है हमारे पास दुनिया का और कितना हमारा बाहर जा चुका है, बनाओ, पारदर्शी करो। ठीक है, फिर उदारीकरण की नीतियों को प्रभावी क्रियान्वयन करना, कि अब लिबरलाइजेशन अगर हम कर रहे हैं तो भैया कानून भी तो उस तरह का हो। फिर विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहित करना कि आप आइए हमारे देश में पैसा खूब लगाइए, हम गारंटी देते हैं कि भैया आपको प्रॉफिट मिलेगा। फिर विदेशी मुद्रा बाजार का भारत में सुव्यवस्थित विकास करना है। ठीक, कि आपने देखा होगा यमला पगला दीवाना मूवी देखी, बेचारा एक फॉरेनर पैसा एक्सचेंज करवाने के लिए बॉबी देओल के पास जाता है, वो पैसा लेके भाग जाता है।
ठीक। तो ये भी साथ में लेके करना है कि नहीं यार, जो बेचारा विदेशी अगर आ भी रहा है तो उनसे लेन देन कैसा हो, पारदर्शी हो, अच्छी संस्थाएं बैठी हो, अच्छे लोग बैठे हो जो ये विनिमय देखते हो साथ में। ठीक। फिर विदेशी विनिमय को, फिर प्रतिभूति व्यवहार जो डिवेंचर्स के माध्यम से होता है, विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज, उन पे कंट्रोल, फिर करंट अकाउंट, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, फिर गुड्स सर्विस, इनका निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब चीजों के लिए भाई साहब ये अधिनियम जरूरी होता है। जैसे भारत ही है, क्रिकेट खेल के आए हम लोग, ठीक है, बारबाडोस में जीत के आए, अब वो जो डॉलर में पैसा मिलना है उसे कन्वर्ट करना है तो सबके पास तो जानकारी होना चाहिए ना कितना मिलेगा। अगर 20 करोड़ धनराशि, 20 कितना डॉलर था, हाँ, बीसीसीआई वाला मत बताओ, वहां वाला बताओ, विजेता को कितने मिले थे? मैच तो खूब देखा होगा रच रच के, हैं? नहीं है याद? कितना है? 20 तो है, पर 20 में क्या है? मिलियन है, ट्रिलियन है, डॉलर है, रुपया है, क्या है? कल के आना इसको अच्छे से, हैं? ये पूछे, देख पीएससी का क्रिकेट फेवरेट टॉपिक है, ध्यान रखना। आज से नहीं, वो जब से पीएससी है तब से क्रिकेट से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। वो 2 से 3 प्रश्नों करंट में क्वेश्चन डालता ही डालता है। किससे? क्रिकेट से। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आ जाती हैं। अगला है वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, ये 1930 में पारित किया गया था। आप सबको पता 1930 से पहले देश में आर्थिक विकास, बढ़ते व्यावसायिक सौदे, नवीन वस्तु विक्रय से संबंधित प्रावधान, ठीक है, पूरी करने में असमर्थ थे, क्योंकि हमारे देश में पहले इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की इतनी बातें नहीं होती थी। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप अधिनियम का अभ्यास हुआ जो वस्तुओं के क्रय विक्रय, इससे संबंधित विविध क्रियाओं को संपन्न करने हेतु कानूनी आधार प्रदान करता है। जब आप भारत में अर्थशास्त्र का इतिहास पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलता है कि भारत में 1925 के बाद हमने आर्थिक विकास पर, आर्थिक नियोजन पर चर्चाएं करनी शुरू की थी। चाहे महात्मा गांधी रहे हों, विश्वेश्वरैया रहे हों, ठीक है, या फिर आने वाले जो भी नेता, चाहे जवाहरलाल नेहरू का उठा लीजिए, सुभाष चंद्र बोस है, इन सब ने फिर यहाँ पे बात करना स्टार्ट किया था। ठीक, क्योंकि उसके पहले तक हमारे दिमाग में चीजें थी ही नहीं ना, उस समय तक हमें पता चल गया था कि हम आजाद होंगे। ध्यान रखिएगा, 1922 के 20 इसके बाद के जो आंदोलन हुए 1928-30, हमें पता चल गया था कि अब हम आजाद होंगे। वक्त लग सकता है, लेकिन देश को सही रूप में लेके जाना है, तो कानून भी चाहिए उसके लिए। फिर अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2001। इस अधिनियम में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को मान्यता देने के साथ ही साइबर अपराध को रोकने की दिशा में भैया प्रावधान करना है। आज की डेट में कितना खतरनाक है, एक क्लिक में आपके भैया पूरे के पूरे पैसे गायब। ठीक, प्लस इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितने भी हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको भी प्रूफ करवाना है कि नहीं करवाना है। फिर इस अधिनियम में कुल 12 अध्यायों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाली कंप्यूटर शब्दावली, इससे पारित करने की आवश्यकता। फिर डिजिटल सिग्नेचर वर्तमान में काम करता है कि नहीं करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, प्रपत्र आदि के साथ ही देश में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। देखिए, बहुत सिंपल सा, साधारण भाषा में अगर बात करें तो वर्तमान में दुनिया कैसे हो चुकी है? डिजिटल हो चुकी है। आज देख रहे होंगे बैंक में अकाउंट भी आपका डिजिटली खुल जाता है। किसके माध्यम से? डिजिटल लॉकर, डिजिटल डॉक्यूमेंट, डिजिटल वेरिफिकेशन, सारी चीजें ऑनलाइन ही हो जाती हैं। ठीक, बस उसके कुछ प्रावधान होते हैं, किस प्रकार से ओटीपी आएगी, नहीं आएगी, क्या मांग सकता है आपसे, क्या नहीं मांग सकता। सरकार आपको समय समय पर अवेयर भी करती रहती है। ठीक, और आज के डेट में साइबर फ्रॉड कितना ज्यादा है। आज मुझे ये एक फोन आया था, मुंबई हेडक्वार्टर पुलिस से बोल रहा हूं, आपका सरदेसाई जी के साथ, ठीक है, ये अनुबंध हुआ था, आपने पूरा क्यों नहीं किया है, इतने करोड़ की, ठीक है, घोटालेबाजी हुई है। हमने कहा अच्छा, ठीक है। हमने कहा और कुछ? हमने एक काम कर, तू किस बैच का पुलिस अधिकारी है, क्या तेरा बिल्ला नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर। तो गाली गलौज में आ गए भाई साहब। वो समझ गए कि अब हमारी यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है। आपके साथ भी हुआ होगा, आते हैं आपको केबीसी में जिता देंगे वो, बस इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। एक समय पर रिचार्ज का आया करता था खूब, है ना,
हमारे मामा जी खुद स्वयं अधिकारी थे, वो करवा दिए थे 1000 रुपए का रिचार्ज दूसरे का। उनको लगा बढ़िया ऑफर आया है, बैठे बैठे पेट फूला, चलो यार 1000 रुपए का करना, लो यार करवा के लाओ 1000 रुपए का। जब 1000 का हो गया उसने बोला एक काम करो 5000 का कराओ आप, तब फिर आपका ये जो ठीक है ना लकी ड्रॉ खुलेगा। वो फिर अलर्ट हो गए कि रुको यार अब कुछ समस्या है। तो ये चीजें होती थी पहले भी और आज और ज्यादा हो रही हैं। आपने भी यूट्यूब वगैरह में न्यूज में देखा होगा कि गांव के गांव, छत्तीसगढ़ के कुछ गांव हैं, ठीक है, हरियाणा के हैं, जो क्या कर रहे हैं, साइबर क्राइम में फंसे हुए हैं। जामतारा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक क्या क्या नहीं हो रहा भाई साहब। अरे हमारे यही यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर साहिबा हैं, उनके पैसे पूरे खाली कर लिए थे। होता इमरजेंसी में फोन आएगा, आपके पास एक ओटीपी आया हो जल्दी शेयर करिए, 4 नंबर का ओटीपी 2274, उधर 2274 आपने बताया नहीं, उधर आपका खाता खलास। ये इन सब चीजों को रोकने के लिए, और आप देखते होंगे गवर्नमेंट बार बार आपसे कहती है कि कोई भी आपसे पिन नंबर आपका नहीं मांगता है एटीएम का। कोई भी बैंक मांगता है कभी? कभी नहीं मांगता है, कभी नहीं मांगता है, ठीक ना ओटीपी मांगता उससे संबंधित। फिर प्रतियोगिता अधिनियम 2002, इसमें क्या है, बाजार में स्वतंत्र न्यायोचित प्रतियोगिता को बढ़ावा देना है, झूठा अफवाह आपको नहीं फैलानी है ना। एक आप लोग डीओ के ऐड देखते होंगे ना, डीओस के कितने ऐड आते हैं, 100 लड़कियां इधर से 100 लड़कियां इधर से एक साथ चली आ रही होती हैं। एक लड़का था, उसने केस कर दिया था, ठीक है, और वो बिल के साथ पहुंचा कोर्ट में, बोला अब तक मैं 50,000 रुपए तक का डीओ सेंट लगा चुका हूं और एक भी कन्या मेरे पास नहीं आई अभी तक। सम्मानीय न्यायालय ने उसको भैया पैसा लौटवाया था कंपनियों से, ठीक है, क्योंकि आपने भ्रमित किया ना सामने वाले को। देखा होगा ना आपने, खूब सारा आता है, या आपने डीओ लगाया नहीं कि बस जितनी अप्सराएं हैं स्वर्ग की उतर के नीचे आ जाती हैं, है कि नहीं। और गंधाना भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं ये भी ध्यान रखना है, लेकिन लगाने से पहले ध्यान देना चाहिए। प्रतियोगिता पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को समाप्त करना, कई बार खतरनाक ऐड भी आ जाते हैं, उन्हें भी आपको रोकना है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है, वे ज्यादा जालसाजी ऐड भी मत निकालो, ताकि कंज्यूमर भी क्या रहे, सिक्योर रहे। प्रभावी शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाना है कि अगर मान लीजिए आपने मोनोपोली कर ली बाजार में, एक ही व्यक्ति मार्केट में बैठ गया, तो फिर क्या होगा, जैसे वर्तमान में रिलायंस को देख लो आप, एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, नमक से लेके एक हवाई जहाज तक बनाने का प्रयास खुद ही कर रहे हैं कि भैया हमारे ही बाजार में हम ही सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ही खूब पैसा है, पहले सस्ता कर देंगे, फिर धीरे धीरे देख ही रहे हो, लड़के की शादी तुमसे ले ली, पूरा पूरा ठीक है, सगुन वसूल लिया। फिर उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986, ठीक, किसी प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कमी हो जाए, भैया जागो ग्राहक जागो, पहुंच जाओ सीधे उपभोक्ता फोरम में। तो उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने, शोषित होने पर उचित क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया है। इसमें क्या है, उपभोक्ता परिषद न्यायिक मंचों के माध्यम से त्वरित न्याय व्यवस्था सुरक्षित की गई है, ठीक है, जिसमें जागरूक ग्राहक अपनी अधिकारों से चीजों को प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम में दंडात्मक व्यवस्था के स्थान पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है कि हानि जितने की हुई है भैया वो रकम आपको देनी पड़ेगी। अगर 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे थे, उसमें फंगस मिल गया तो 10,000 मिलने आपको पक्का है। एक समय पर तो हम लोग ढूंढा करते थे कि फंगस वाली मिल जाए कोल्ड ड्रिंक ठीक है, होता है ना, कई बार एक आध जगह मिल गई तो आप ढूंढना भी शुरू करते, चलो यही कमाई का जरिया, इसी में कोशिश करते हैं। ठीक, मिठाई मिल जाए, कहीं पे फंगस लगी, पहुंच जाओ सीधे, अब घर में लगा के मत जाना, दुकान में अगर ऐसी चीजें आपको मिलती हैं तो। ठीक, ये उपभोक्ता को। फिर अगला है अब वर्तमान में बौद्धिक संपदा अधिकार, इसके पहले भी चलते थे भाई साहब, आप पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट है, वर्तमान में जीआई टैग का नाम हम खूब सुनते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज हो, क्या हो, जैसे साहित्यिक, कोई कलात्मक कार्य, कोई शब्द, किसी प्रकार का प्रतीक, डिजाइन, संगीत, खोज एवं आविष्कार आदि, इसका कोई आर्थिक या सामाजिक विकास में महत्व हो, यह व्यक्ति की कौन सी संपदा कहलाती है, बौद्धिक संपदा कहलाती है। ठीक है, जैसे
किसी भी चीज को उठा लीजिए ना, जैसे ये विवेकानंद का बना हुआ है, इसमें किसका राइट है? पूरा VICS का राइट है। ठीक, एडिडास का आपने देखा होगा, प्यूमा का देखा होगा, जितनी आपको कंपनियां मिलेंगी इनके आपको स्पेशल चीजें देखने को मिलती हैं। ये कौन से राइट्स कहलाते हैं? आपकी बौद्धिक संपदा। जैसे साहित्य है, लिटरेचर है, ठीक है। अब मान लो आपने कोई उपन्यास लिखा, इसमें जाएगा, ठीक, वो जितनी प्रतियां बिकेंगी उसका धनराशि आपके पास जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि वो किसके दिमाग की उपज है भाई साहब? इसने किया है, आपने किया है। वर्तमान में देखते होंगे, एक गाना बना ओरिजिनल, 30 रीज ने डाला, अगर उसका उसी को कॉपी करके दूसरा गाना आप डालते हो तो आपके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल किसका है? सामने वाले बंधु का है ना। ठीक, अब लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना तुम गाओगे, बोलो कि मेरा, मुझे इस पे पैसे कमाना है, तो भैया वो राइट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, आपको क्या करना पड़ता है? क्रेडिट सामने वाले को देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे इनकी कमाई लगातार बढ़ती चली जाती है, कुछ भी नहीं करते फिर भी इनके पास पैसा आता है, क्योंकि इनका माल क्या हो रहा है? बिक रहा है, सप्लाई जा रही है। ठीक है, ये कौन सी संपदा है? बौद्धिक संपदा है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला नंबर पर क्या आता है? कॉपीराइट। परिभाषा याद कर लेना, यह एक प्रकार का अधिकार है जिसके अंतर्गत किसी भी लेखक या रचनाकार उसके कार्य को कॉपी, विवरण, उपयोग का पूर्ण अधिकार प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी क्लास नोट्स बनवा रहा हूं, तो अगर चाहूं तो उसमें कॉपीराइट ले सकता हूं। ये विवेकानंद की नोट्स है, तो विवेकानंद के कॉपीराइट इस नोट्स पर हैं। ठीक, इसी प्रकार से कोई भी रचनाकार जब रचना करता है, उसके कॉपीराइट किसके पास होते हैं? उस रचनाकार के पास होते हैं। जैसे आप छोटी सी कहानी लिखी, उपन्यास लिखा, ठीक, जैसे आप लोगों ने चेतन भगत का नाम सुना होगा। ठीक, इन्होंने जो भी उपन्यास लिखे, इनका कॉपी अगर आप वर्तमान में देखें ना, फोटो कॉपी भी बिकने लगती हैं, उसके पीछे वो क्या करते हैं? क्लेम कर देते हैं कि भैया आप फर्जी तरीके से नहीं बेच सकते हैं, उसमें राइट किसका है? मेरा है, तो मैं खरीद के पढ़ूंगा। और भारतीय संविधान द्वारा कॉपीराइट एक्ट 1957, जो कि कब लागू हुआ था? 1958 में लागू हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो किसके लिए होता है ये? लेखन या जो क्रिएटिविटी चीजें होती हैं उसके लिए है। ठीक, अगला क्या है? ट्रेडमार्क। देखिए, हम सब जब व्यापार करते हैं ना, उस व्यापार में एक चिन्ह हम बनाते हैं अपना, हर व्यापारी अपना एक अलग चिन्ह बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेड मार्क्स कहते हैं। दुनिया की जितनी कंपनियां होगी, इन सबका अपना एक ट्रेडमार्क आपको देखने को मिलता है। किसी व्यक्ति, व्यापारिक संगठन, कानूनी इकाई के द्वारा उसके उत्पाद अथवा सेवा को अन्य किसी उत्पाद या सेवा से पृथक करने के लिए, है कि नहीं, अलग यूनिक बताना चाहते हैं ना। जैसे डॉलर का चिन्ह है, रुपया का है अलग कि नहीं है? इसी प्रकार से एडिडास का आप उठाएंगे, 3 पट्टियां मिलेंगे, है ना। ऑडी अगर आप देखोगे तो कितनी चूड़ियां पहनी रहती है ऑडी में? 4 चूड़ियां रहते हैं, बस उतना ही कमाना है यार, 4 चूड़ियां। ठीक, अलग ही समझ में आता है कि भैया क्या है? ब्रांड है। ठीक, किसी भी चीज का आप उसके ट्रेडमार्क से पहचान जाते हैं, ये वस्तु किस ब्रांड का है, पहचान जाते हैं कि नहीं पहचान जाते हैं। ठीक है, उपयोग में लाए जा रहे किसी विशिष्ट संकेत सूचक को उसके ट्रेडमार्क कहते हैं। इस संकेत या सूचक द्वारा कंपनी ग्राहकों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता और भिन्नता को दर्शाती है कि भैया किस प्रकार से दुनिया से हम क्या है? अलग हैं। जैसे एडिडास का आपको अलग दिखेगा, रीबॉक का आपको अलग दिखेगा, नाइकी का अलग दिखेगा, प्यूमा का अलग दिखेगा। हर एक कंपनी का अपना एक ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, कोको कोला का आप उठाइए, पेप्सी कंपनी का आपको अलग मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक, इसी प्रकार से इनमें भी आप जाइए, वोल्टस का आपको अलग मिलेगा, एलजी का आपको अलग मिलेगा, पैनासोनिक का अलग मिलेगा। ठीक, भारत में ट्रेडमार्क 1999 जो कि 15 सितंबर 2003 से कार्यरत हुआ है, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उत्पाद सेवा का पंजीयन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद में आप करवा सकते हैं, लेकिन ज्यादा हेडक्वार्टर कहां पर है भैया? मुंबई में है। और कितने वर्ष के लिए होता है आपका ट्रेड? कितने वर्ष के लिए होता है? 10 साल के लिए। और 10 साल के बाद आपको करवाना भैया, रिन्यू भी करवाना होता है, पैसा भी लगता है। ठीक है, आपत्ति भी होती है, ये ध्यान रखना है। फिर अगला है पेटेंट। पेटेंट एक प्रकार का एकाधिकार है। क्या है? एकाधिकार। जब भी आप किसी चीज को, नई चीज खोजते हैं, नया आविष्कार करते हैं, उसमें क्या लेते हैं आप? पेटेंट राइट लेते हैं।
पेटेंट एक प्रकार का एकाधिकार है, ठीक है, एक्सक्लूसिव मोनोपोलिस्टिक राइट है, जो किसी आविष्कार, उसके उत्तराधिकारी, उसके द्वारा कानूनी व्यक्ति को उसके आविष्कार के लिए संबंधित सरकार के द्वारा निश्चित समयावधि तक प्रदान किया जाता है। और भारत में पेटेंट एक्ट कब से लागू हुआ है? 1990 से। जैसे उदाहरण के तौर पर बताइए, किसको पेटेंट करवा सकते हैं आप? जो बनाया जाता है ना, जैसे डोमिनोज है, डोमिनोज को बनाने की एक पद्धति है, प्रक्रिया है, ठीक है, उस पर क्या कर सकता है? अपना पेटेंट ले सकता है कि इसको कोई भी व्यक्ति नकल नहीं करेगा, क्योंकि ये किसका तरीका है? मेरा तरीका है। इसी प्रकार से हर एक कला का, विज्ञान में जो भी खोज होते हैं, आप देखेंगे वो आविष्कारी व्यक्ति क्या करता है? उसका पेटेंट ले लेता है, ठीक, उसके बदले में उसको भैया पैसा मिलता है। फिर अगला है ट्रेड सीक्रेट, ये भी है, जैसे कोई तकनीकी डाटा है, अंदरूनी तरीका, प्रक्रिया आदि को सुरक्षा के लिए आप कोई नियमन नहीं बनाया गया है, पर इसको रखने के लिए भारत ट्रिप्स समझौते के नियमों को पालन करता है कि आप किसी भी चीज के, किसी भी व्यक्ति का ट्रेड सीक्रेट्स नहीं चुरा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी किसके अंतर्गत आता है? कानूनी अपराध के अंतर्गत आता है। जैसे कि हर एक कंपनी की काम करने की पद्धति है, प्रक्रिया है, हर एक प्रोडक्ट का बनने का अपना एक प्रोसीजर है, चाहे कपड़ा हो, खाने के पदार्थ हो या कोई भी चीज हो, वो किसके अंतर्गत आती हैं? आपके रहस्य के अंतर्गत आती है ना। उसी को व्यापार में भी लागू करते हैं तो क्या कहला जाता है? आपका ट्रेड सीक्रेट कहला जाता है, ठीक है। अगला है इंडस्ट्रियल डिजाइन। आप सबको पता है कि जितने भी उद्योगपति होते हैं, अपनी अपनी वास्तविक वस्तु का सौंदर्य मूल्य युक्त ऐसा कोई भी आकार, ढांचा, किसी रंग, लाइन, अन्य सामान के मिश्रण से बना हो जिससे किसी तैयार वस्तु का पूर्णतः पूर्वानुमान लगता हो, इंडस्ट्रियल डिजाइन कहलाता है। एक प्रकार से आप देखेंगे तो ट्रेडमार्क जैसा ही है कि नहीं? कि आपने दहाड़ता हुआ शेर देखा तो आपको किसका याद आ जाता है? मेक इन इंडिया का जाता है, उसमें बहुत सारे नट बोल्ट वगैरह दुनिया भर की चीजें लगी हुई हैं, ठीक। इसी प्रकार से आपने उड़ता हुआ गरुड़ वगैरह देखा तो किसका याद आ जाती है? किंगफिशर का, गरुड़ वगैरह का आएगा दिमाग में कि नहीं आएगा? ठीक। आप रनिंग व्यक्ति, आप देखो कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति जा रहा तो आपको किसका दिमाग में? प्यूमा वगैरह आ जाता है कि नहीं आ जाता है? ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर एक इंडस्ट्री का अपना एक डिजाइन होता है, ठीक। ये पता है क्यों हंस रहा है? इसके दिमाग में बस वही चल रहा है अभी। ठीक। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे सरकार ने, कोर्ट ने कह दिया कि आप, ठीक है, 100 मीटर या कितने मीटर तक आप मदिरा की दुकान नहीं खोल सकते हाईवे में, है ना? कितना है? 500 मीटर या किलोमीटर, कितना है तो मीटर में ही ना, ठीक। फिर कहा गया कि आपको बता सकते हो कि दारू की दुकान यहां पर है। सरकार ने कहा नहीं, मतलब कोर्ट ने कहा ये भी नहीं कर सकते हो। तो लोग क्या देख लेंगे? दुकान है, ठीक है, केवल एरो भर लगा दो तो ही लोग पहुंच जाते हैं कि ठीक है। कुछ मत लिख दो, उत्तम व्यवस्था लिख दो तुम। कैसी व्यवस्था? उत्तम व्यवस्था। सबसे घटिया स्थान आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर लिखा रहता है बैठकर पीने की उत्तम व्यवस्था है। अरे कैसी उत्तम व्यवस्था हो सकती है यार, जहां पर उतनी लोग ही बैठे हों। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल डिजाइन कहलाता है। लेकिन हर एक इंडस्ट्री का अपना एक डिजाइन होता है। जैसे आप सर्विस सेक्टर में जाएंगे, टेलीफोन सर्विस में जाएंगे तो आपको मोबाइल का चिन्ह लगा होगा, लगा रहता है कि लगा रहता है? पहले के जमाने में टेलीफोन होते थे तो टेलीफोन का चिन्ह। इस प्रकार से ये इंडस्ट्रियल डिजाइन भी तैयार होते हैं, जिससे आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि भैया यही काम के लिए बना है। फिर हमारे इसमें एक ट्रिप्स है 1994 में, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट समझौता, सभी विश्व व्यापार संगठन में शामिल देशों पर लागू होता है। भारत में यह औद्योगिक डिजाइन सुरक्षा अधिनियम डिजाइन एक्ट 2001 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक और है भौगोलिक संकेत, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक, ये क्या कह रहा है भैया? भौगोलिक संकेत किसी उत्पाद का नाम, उस पर अंकित किसी एक प्रकार का चिन्ह जो उसके उत्पादन की जगह के बारे में बताता है। ठीक है, भारत में वस्तु के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 जो कि कब से लागू हुआ है? 2003 में लागू हुआ है। ठीक, आप सबको पता है भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होने के कारण
ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। और वर्तमान में हम लोग इसको प्यार से जीआई टैग के नाम से पुकारते हैं। पुकारते हैं कि नहीं पुकारते हैं? कितने मध्य प्रदेश में हो चुके हैं वर्तमान में? 20 हो चुके हैं। ठीक, जैसे इंदौर में क्या है, इंदौर का जीआई टैग क्या मिला है? मिला कि नहीं मिला अभी? आलू पोहा जलेबी को नहीं मिला ना अभी, कब मिलेगा? हैं? भविष्य में। तुम लोग पोहा कम खा रहे हो लगता है। तुमको पता होना चाहिए मुखर्जी नगर तक में इंदौर की पोहा जलेबी की दुकान खुली है। ठीक है, जैसे मुरैना की गजक दुनिया भर में बिक रही है, बना पड़ोस में ही रहा है खड़ा होकर, और लिख रखा है मुरैना के प्रसिद्ध गजक। इंदौर में ही देखने लिखे रहते हैं, पर पर्दे के पीछे खुद ही बना रहा है। ठीक, उसी प्रकार से तो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जैसे हमारे प्रदेश में अगर आप देखेंगे साड़ियों का हमने जीआई टैग ले लिया है। ठीक है, आम का ले लिया है, कहाँ का? सुंदरजा आम कहाँ का है? रीवा का है। खाया है आप लोगों ने? खाया है? कैसा होता है? अलग होता है? कितना अलग है? जैसे ये हाफूस आम वगैरह होते हैं ना, अलग। हाँ हाँ, उसी तरह से है। ठीक है, और क्या है? संतरा हुआ कि नहीं हुआ अभी? अंगूर करवाया? नहीं, आंवला हुआ है। कहाँ का? पन्ना का, क्योंकि आंवला जिला भी उसको कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम ज्योग्राफिकल आधार पर जीआई टैग दे रहे हैं। रसगुल्ला किसको मिला है इसको जीआई टैग? और किसको मिलेगा? ठीक, चावल की भी अलग अलग प्रजातियां आती हैं। ठीक है, काली मूछ वाले, ठीक है, इनको भी मिला कि नहीं मिला? ठीक, इसी प्रकार से ज्योग्राफिकल आधार पर भी आपको जीआई टैग प्रदान किया जा रहा है। ठीक, ये आपको मुख्यतः ध्यान में रखना है। कब का अधिनियम है? ठीक, पारित कब हुआ है, लागू कब से है? 2003 में लागू किया गया है। और आपको पता है जब 20 हो चुके हैं, अगली पंचवर्षीय तक में 40 होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी अपने आप में जीआई टैग ही है एक, जो खुद का करवाएगा। करवाओगे नहीं करवाओगे? चलो हो गया। चलिए, और कुछ पूछना है आप लोगों को यहाँ से?